कक्षा 12 इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भाग 1 और पहले चैप्टर से, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। प्रत्येक इतिहास के विद्यार्थी को इतिहास के जनक का नाम जानना चाहिए। इतिहास के जनक हेरोडोटस, फिर से नाम हम ले रहे हैं हेरोडोटस, और उसी के साथ हम प्रथम भाग के प्रथम अध्याय की चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं। यह जो मुहर दिख रही है आपको, यह एक हड़प्पाई मुहर है। गौर से आप देख लें, यह चित्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी संदर्भ को बेहतर तरीके से समझने के लिए। यह एक हड़प्पाई मुहर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, हम एक अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। कुछ शब्द जो प्रमुख हैं उनके बारे में प्रायः हमें समझने की ज़रूरत है। पारिभाषित शब्द, स्थान और उसका काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। अभी हम आगे इसका मानचित्र भी दिखाएंगे। इस सभ्यता का नामकरण
हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको हम चित्र दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं। मनके, बाट तथा फलक, तीनों चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि वे मनके, बाट तथा फलक को बेहतर तरीके से समझ लें। नज़दीक से आप चित्र को देखें क्रमशः, यह देख सकते हैं। चित्र का महत्व किसी भी चीज़ को समझने के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होता है। कुछ चीज़ें और समझने के लिए आवश्यक हैं। किसी भी चीज़ को हम याद करें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे हम समझें। अगर हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो याद करने के बाद विस्मरण की स्थिति कम से कम बनती है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसी को ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते। यह एनो डामिनी, AD अर्थात एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट्स है। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व, C के लिए ईस्वी तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। हम कुछ चित्र आपको दिखाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पूरा स्थल देखें आप। नीचे आपको अरब सागर दिख रहा है। विद्यार्थी इस बात को समझते हैं कि मैप में या किसी नक्शे में सबसे ऊपर की दिशा उत्तर होती है और उसके सबसे नीचे की दिशा दक्षिण मानी जाती है। अब आप यहाँ पर देखें, यह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
यह सिंध, सतलज, हड़प्पा, रावी, चेनाब, झेलम, स्थल जो संकेत बनाए गए हैं यह सभी पूरा स्थल हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित रही। नागेश्वर, धौलावीरा, इन स्थानों का अभ्यास विद्यार्थियों को मैप पर करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें पता रहे कि कौन सा स्थान किस जगह पर है। आमरी, बालाकोट, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और रंगपुर, लोथल, माही, साबरमती, नर्मदा नदियों का भी उल्लेख है। चंबल, यमुना, गंगा देख सकते हैं आप। इस तरफ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, अब पूरा स्थल कालीबंगन, मिताथल, बनावली, राखी गढ़ी, गेवरीवाला। एक बार फिर से हम आपको पूरा मैप दिखाते हैं कि वह प्रमुख स्थल विकसित हड़प्पा पूरा स्थल यह रहा। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनके आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। निर्वाह के तरीके। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त
करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, देख सकते हैं आप। इसके पहले हम आपको सार संक्षेप में अभी बता सकते हैं, देख लें आप। आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े। बस्तियों की कुल संख्या सिंध और चोलिस्तान। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। सिंध बस्तियों की कुल संख्या क्रमशः सिंध में 106, चोलिस्तान 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 सिंध में और चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65, चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध में 43 और चोलिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 29 और चोलिस्तान में 33। यह आंकड़े हैं जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इस तरफ आप देखें, यह मैप है, मानचित्र है। आप देख सकते हैं आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र देखें आप, जो प्रमुख स्थलों का नाम इसमें उल्लिखित है। आमरीनाल, कोटदीजी, दम्ब सादात, सिंध, ये तो नदी का उल्लेख है। सिसवल, ये जो निशान लगे हुए हैं, यह आवश्यक है कि इसका अभ्यास विद्यार्थी करें, जिससे उन्हें स्मरण रखने में सहूलियत होगी। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन और मृणमूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। बैल को ही वृषभ कहते हैं। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। खेतों की जुताई की जाती थी हल के माध्यम से। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। चित्र देखें आप। पक्की मिट्टी से बना वृषभ। सामान्य सी चीज़ें हमें इस बातों को भी जानना चाहिए कि कभी भी वर्तमान समय में हम उन विषयों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं जो प्रचलन में होते हैं, और उसी के अनुरूप हम किसी बात की चर्चा करते हैं, उसी के अनुरूप हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसी के अनुरूप हमारी रचनाएं होती हैं। इस आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि तत्कालीन समय में परिस्थितियां किस तरह की थीं। ये वृषभ देखें आप, पक्की मिट्टी से बना
है जो प्राप्त हुआ है, और किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि हम तुलना अवश्य करें। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, तो हमें याद करने में, स्मरण करने में सहूलियत हो जाती है जब हम वर्तमान के कृषि प्रौद्योगिकी को समझते हैं और उसी के क्रम में इतिहास से जुड़े हुए, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, उस समय किस तरह से क्या होता था, उस समय की कृषि प्रौद्योगिकी और आज की कृषि प्रौद्योगिकी में क्या समानता है और क्या असमानता है, यह स्मरण रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस आधार पर अध्ययन करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो जाता है। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद का प्राय जो नहरों के तलों में मिट्टी इत्यादि से पट जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा स्थान है गुजरात में, मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। कुछ पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है इसके संदर्भ में अब देखें आप। औजार, जो चीज़ें स्पष्ट हैं उन्हें मान लिया जाता है। अब बहुत सी चीज़ें जो अस्पष्ट हैं परंतु संकेत देती हैं, जैसे आप देखें यह औजार जो प्राप्त हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। और प्राप्त वस्तुओं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता या किसी भी संस्कृति का आकलन सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। आगे देखें आप, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। पुरावस्तुओं का अभिप्राय वस्तु, ऐसी वस्तु जो प्राचीन है, जो विभिन्न खुदाइयों से प्राप्त हुई है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर, खुदाई उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः यह चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं,
निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली। वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, और हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। देखें आप, अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत अवतल चक्कियाँ, साइज भी लिखी हुई है, विद्यार्थी अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। किस प्रकार से, देखें, अवतल चक्की। पुरातत्वविद वर्तमान समय की वस्तुओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? हमने पहले भी चर्चा किया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसे वर्तमान से तुलना करना होगा, जिससे आसानी होती। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों यह देखें आप, इस पर नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नाम को संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। नक्शा देखिए आप, इस नक्शे से आप स्पष्ट हो जाएं किस स्थल पर किस पुराविद ने खुदाई करवाई थी। एक तरफ से हम देखते हैं, देखें आप, यहाँ निचला शहर, संकेत देखें आप यहाँ पर, मैप में पहले भी हमने आपसे बताया कि ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। देख सकते हैं आप क्रम से पूरा स्थल, दुर्ग, एसडी क्षेत्र, आईईएम क्षेत्र, एल क्षेत्र, एसीसी क्षेत्र, इधर भी देखें निचला शहर, डीकेजी उत्तरी हिस्सा, डीकेजी दक्षिणी हिस्सा, आभूषण, खाई, ब्लॉक, डीकेबी क्षेत्र, डीकेसी क्षेत्र, डीकेए क्षेत्र, मानियर क्षेत्र, यह संकेत देखें आप, लिखा भी है क्रमशः। यहाँ देखें आप,
जो संकेत है मीटर का, और पूरे मैप में भी इस मीटर का उल्लेख है। गौर से आप देख सकते हैं और इसे बखूबी समझ सकते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे खुद अपने हाथ से इसका अभ्यास करें, बनाएं, बार बार अभ्यास करें, जिससे उन्हें समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। आगे देखें आप, इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। फिर से विद्यार्थी इसको सुन लें, जो ईंटों का आकार था उसका क्या अनुपात था। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। देख लें आप हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, दोबारा हमने विद्यार्थियों के स्मरण के लिए इसका उल्लेख किया, जिन्हें सामान्यतया भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इसको निश्चित तौर पर विद्यार्थी कोट करेंगे। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतया भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। अर्थात ईंट चोरी से स्वाभाविक है कि जो हमें और पर्याप्त आंकड़े मिलते उसमें असुविधा आई। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया।
यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी और एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा और लोथल, गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। देखें आप, यह चित्र है मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, कितनी सुव्यवस्थित नालियां बनाई जाती थीं। इस नाले में एक अच्छा खासा इंसान खड़ा हो सकता था। ऊंचाई देखें, उससे भी गहरी नाली होती थी, उससे भी अधिक। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। देखें आप, नक्शे के माध्यम से आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है, किस प्रकार से बना हुआ था, देख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई किस प्रकार से। प्राचीनतम प्रणाली अब तक की खोजी गई। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हाउदी या मलकुंड में खाली होती थीं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी।
एक पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन 1948। जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं गलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। एक बार फिर से आप मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सममितीय आरेखण यहाँ पर देख लें आप। कुआं देखें कहाँ पर है, यह रहा कुएं का स्थान। किस प्रकार के यह दुर्ग का नक्शा गौर से देखें आप। देखें, पहले पूरा मैप देख लें आप, समझने में सहूलियत होगी। खुद के हाथों से इस तरह का मैप बनाएं और चित्र बनाएं। मैप बनाने से और उस पर विविध चीज़ों के रेखांकन से बहुत सी चीज़ें बार बार अभ्यास करने से स्मरण बनी रहती हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थीं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। देखिए आप, क्या दुर्ग पर माल गोदाम और स्नानागार के अतिरिक्त संरचनाएं भी हैं? चर्चा करने से बहुत सी चीज़ें स्मरण में बनी रहती हैं। मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। समाधान। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी।
हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। आगे देखें आप, दर्पण, एक तांबे का दर्पण। तांबे का दर्पण है। शीशे का दर्पण नहीं है, तांबे का दर्पण है। विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। इस प्रकार फ्रांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ये छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। देखें आप, फायांस से बना एक पात्र। फायांस क्या है? विद्यार्थियों को समझना होगा। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। यह चित्र उससे बना एक पात्र। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण
संचियों से प्राप्त हुए थे। देखें आप, अब भी संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शब्दों के मायने और अर्थ ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। महत्वपूर्ण चीज़ जो विद्यार्थियों को, जिस विषय पर विद्यार्थियों को चर्चा, आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए। आधुनिक का अभिप्राय इस समय वर्तमान में एक किस सीमा तक सामाजिक भिन्नताओं को परिलक्षित करती हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चहुंदड़ों को चिन्हित कीजिए। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित है। बाट का प्राय जिससे हम तौलते हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियम सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। कुछ देखें आप, यह औजार है ये जहाँ पर हम संकेत कर रहे हैं, और ये मनके। फिर से आप देख लें, औजार, औजार और ये मनके को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ रेखाचित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। मुलायम पत्थर जिसे कहा जाता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियम का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विविध चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शक्ल निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चहुंदड़ों, लोथल
और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। अब देखें आप, नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। इधर आप देख लें, पहले मिट्टी की बनी पूरा वस्तुएं, मृदभांड देखें आप, उस समय के किस तरह से मृदभांडों पर रेखाचित्र अंकित किए गए हैं। कला देखें आप, इनमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में कभी यात्रा बने विद्यार्थियों की तो वहाँ जाकर के इन्हें देख भी सकते हैं। इस तरफ आप देखें, यह चित्र, इतना सुंदर चित्र, मृंड मूर्ति। जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंदड़ों और लोथल में तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। इस अध्याय में दिखाई गई पत्थर की पुरावस्तुओं की एक सूची विद्यार्थी बनाएं। इनमें से प्रत्येक के संदर्भ में चर्चा करें। क्या इन्हें उपयोगी अथवा विलासी की वस्तुएं माना जाए? क्या इनमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जो दोनों वर्गों में रखी जा सकती हैं? उपयोगी और विलास की वस्तुएं, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। उपयोगी, जिनके अभाव में हमें दिक्कतें होंगी, परेशानियां आएंगी। विलास की वस्तुएं, जो हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाते हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक हैं। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थ के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ऐसे टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तांबे और कांसे के बर्तन देखें आप, तांबे और कांसे के बर्तन चित्र में देखें। वर्तमान के बर्तनों से इनकी तुलना कर हम इसे काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाए
बनाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीपीय तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल, जो कार्निलियम गुजरात में भड़ोच, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से एक स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी स्थल तांबे के लिए तथा दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। यह देखें आप, भूमध्य सागर, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर, तुरान, मेलुहा, मगान, दिलमुन, इस तरफ देखें लाल सागर। हड़प्पा सभ्यता था पश्चिमी एशिया। ये जो संकेत बने हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं ये प्रमुख स्थल हैं। संकेत में आप देख सकते हैं उरुक उर, अल्तिन डेपे, शहर सोक्ता, हड़प्पा, सुतकांडेडोर, लोथल, रसाल, जनैज, टेपयाहा, सबसे सुंदर प्रयास यह हो सकता है कि हम इसी तरह से नक्शा बनाएं और उन स्थानों पर इन सब चीज़ों का संकेत करें। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। यह चित्र देखें आप, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान। देखें चित्र देखें। हाल ही में पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की और संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमान स्थलों से मिला। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामानों को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। मर्तबान समझें आप, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की
एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। अभी हमने आपको चित्र दिखाया इसका, देखें आप फिर से। एक हड़प्पाई मर्तबान, इससे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखें आप, चित्र देखें। चित्र किसी भी चीज़ को समझने के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होते हैं। यह देखें, और यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। आकार देखें। इस तरफ देखें आप इस चित्र को। तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में ही निकल के अंश मिले। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बाट, पासेत और मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्निलियम, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। एक पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र पाते हैं। देखें आप चित्र, यह चित्र, इसके आगे इसको भी देखें आप। नाव के चित्र वाली मुहर आप देखें। हड़प्पाई क्षेत्र से ओमान, दिलमुन और मेसोपोटामिया तक कौन से मार्ग से लाया जा सकता था, ये चर्चा का विषय है। आपस में चर्चा करके यहाँ चित्र देखें आप। एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर देखें आप। मुहरें, लिपि और बाट। मुहरें और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन
अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषण की पहचान का भी पता चलता था। रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, आज भी इसका प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कोई चीज़ सील की जाती है तो उसके ऊपर इस तरह की कोई न कोई मुहर लगा दी जाती है। देखें आप, ये जो निशान है ये और इस तरफ ये उसके संकेत हैं। रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन। मिट्टी के इस टुकड़े पर कितनी मोहरों की छाप दिखती है? आप खुद देखें, पहचानें उसको, अभ्यास करें। एक रहस्यमय लिप। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है। इससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं कि जिन पर लिखावट मिली है। मुहरें, तांबे के औजार, मर्तमानों के अंठौ, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, याद रखने की चीज़ है। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? विद्यार्थी किन विषयों पर चर्चा करेंगे? वर्तमान समय में सामान के लंबी दूरी के विनिमय के लिए प्रयुक्त कुछ तरीकों पर चर्चा, उनके क्या लाभ और समस्याएं हैं। बाट। विभिन्न बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्म नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12, 800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मणकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। यह चित्र देखें आप, यह चित्र पुरोहित राजा का है। पुरोहित राजा का गौर से देखें। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, मुहरों, बाटों
और ईंटों से स्पष्ट। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? प्रासाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्व वस्तुओं में समानताओं। क्या हड़प्पाई समाज में सभी लोग समान रहे होंगे? चर्चा करने का विषय विद्यार्थियों के लिए। नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्त संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय के लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतया थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा वस्तुओं इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन, परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यह चित्र।
उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र। स्वात सिंधु, समाधान यच समाधान, यच उत्तरवर्ती सिसवल, झुकर, रंगपुर, दुतिबीसी। फिर से आप देख लें, अभ्यास इसका मैप बनाएं और उस मैप पर इन स्थानों को चिन्हित करें, अभ्यास करें। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई। इनमें जलवायु परिवर्तन, विविध प्रकार की चर्चा भी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सुदृढ़ एकीकरण, इन सब के कारण ये सारी चीज़ें हुई। आप देखते हैं, एक आक्रमण के साक्ष्य। डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी लंबाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। गली पश्चिम की ओर मुड़ती है। 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थीं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थीं। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन, 1931।